12,000 करोड़ रुपीस। इंडिया की सबसे बड़ी जिंक और सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगले 3 इयर्स में 12,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करना चाहती है और 2 मिलियन टन माइन मेटल तक पहुंचना चाहती है। कंपनी अपना सिल्वर प्रोडक्शन भी 1,500 मिलियन टन तक बढ़ाना चाहती है। यह इन्वेस्टमेंट 3 फेजेस में होगा, जहां फाइनेंशियल ईयर 26 में 3,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर 27 में 5,000 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 28 में रिमेनिंग 4,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा ने एक बिजनेस लाइन आर्टिकल में कहा कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल कैश रिजर्व्स और डेट दोनों यूज किया जाएगा। लेकिन कंपनी एक्सपेंशन कर क्यों रही है? क्या इस एक्सपेंशन से कंपनी मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में कोई अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाएगी? कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? हिंदुस्तान जिंक का ये एक्सपेंशन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकता है? आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के जिंक इंडस्ट्री को ब्रीफली समझेंगे, फिर हम हिंदुस्तान जिंक के परफॉर्मेंस और फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे। एंड में हम कंपनी के एक्सपेंशन से रिलेटेड चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जिंक इंडस्ट्री। इंडिया के जिंक इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें इंडिया के स्टील इंडस्ट्री का एक हिस्सा समझना होगा। इंडिया का स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। हमारा करंट स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 154 मिलियन टन है। 2030-31 तक हमारा स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। लेकिन जिंक इंडस्ट्री का स्टील से क्या लेना देना है? देखो दोस्तों, जिंक का एक मेजर यूज गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाने में होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाने के लिए स्टील को जिंक से कोट किया जाता है ताकि स्टील को कोरोजन से बचाया जा सके। इसीलिए जिंक और स्टील का डिमांड लिंक्ड है। लेकिन स्टील और जिंक का डिमांड ग्रोथ का रिलेशन लिनियर नहीं है। स्टील के मल्टीपल यूजेस होते हैं। इन यूजेस के कारण स्टील की डिमांड 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। वहीं जिंक की डिमांड नेक्स्ट 10 इयर्स में 1.1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन तक पहुंचेगी। इस ग्रोथ के 3 ड्राइवर्स हो सकते हैं: ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेनिट्रेशन, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए इन तीनों ड्राइवर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिंक का पेनिट्रेशन। ग्लोबल ऑटोमोटिव सेक्टर का 90 to 95% गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करता है। इंडिया के केस में सिर्फ 23% ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करते हैं। मतलब अगर इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में गैल्वेनाइज्ड स्टील का पेनिट्रेशन बढ़ता है तो इंडिया के जिंक डिमांड में भी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा फैक्टर है ज्योग्राफिकल स्प्रेड। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया कंट्री के जिंक डिमांड में 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। इन रीजन्स में ज्यादा ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण जिंक की डिमांड भी ज्यादा है। अगर ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में इन एक्टिविटीज का ग्रोथ होता है तो इन एरियाज में जिंक की डिमांड भी बढ़ सकती है। थर्ड फैक्टर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान जिंक इंडिया के टोटल जिंक डिमांड का 77% सप्लाई करता है। फिर भी इंडिया जिंक के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब जिंक के प्राइसेस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और रिस्क से एक्सपोज्ड हैं। अपने एक्सपेंशन के थ्रू हिंदुस्तान जिंक अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता है। इस इंक्रीज कैपेसिटी के थ्रू कंपनी इंडिया का जिंक का इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर सकता है। अब ये तो था इंडिया के जिंक इंडस्ट्री का ओवरव्यू। चलिए अब फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था। 2002 में वेदांत ने इस कंपनी में एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया था। तब से आज तक कंपनी का जिंक आउटपुट 4x ग्रो हुआ है और सिल्वर प्रोडक्शन 20x। मतलब कंपनी के ओनरशिप शिफ्ट से कंपनी को बेनिफिट तो हुआ, लेकिन कंपनी के ओनरशिप से रिलेटेड एक कंसर्न भी है, प्रमोटर प्लेजिंग। हिंदुस्तान जिंक में वेदांत मोर देन 60% स्टेक होल्ड करता है, लेकिन इस होल्डिंग का मोर देन 90% प्लेज्ड है। मतलब कंपनी के प्रमोटर ने अपने स्टेक होल्डिंग का एक मेजर हिस्सा बोरोइंग्स के सिक्योरिटी जैसे यूज किया है। और ये बोरोइंग्स वेदांत के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन बोरोइंग्स के कारण वेदांत करंटली रीफाइनेंसिंग इश्यूज फेस कर रहा है। थैंकफुली हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड पे आउट काफी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 12,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। ये डिविडेंड वेदांत के डेट इश्यूज के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कल यानी जून 18, 2025 को वेदांत ने हिंदुस्तान जिंक में अपना 1.6% स्टेक सेल कर दिया। डील का वैल्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपीस है। वेदांत अपने अलग अलग बिजनेसेस को डीमर्ज करने का प्लान कर रहा है। इस स्टेक सेल के प्रोसीड से कंपनी अपना बैलेंस शीट क्लीन अप करना चाहती है। मतलब हो सकता है कि डीमर्जर के पहले वेदांत अपने डेट्स रीपे करना या रिड्यूस करना चाहता है। ये तो थे कंपनी के ऑपरेशंस। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 34,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा ईयर ऑन ईयर 28% बढ़ा और 17,400 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग था, 51%। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर ईयर ऑन ईयर 33% बढ़ा और 10,300 करोड़ रुपीस तक पहुंचा।
जैसा मैंने बताया, कंपनी का एक्सपेंशन उसके कैश फ्लो और डेट से फंड होगा। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 13,000 करोड़ रुपीस है, यानी कंपनी के रेवेन्यू का 40%। मतलब इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी फाइनेंशियली रेडी हो सकता है। लेकिन कंपनी के कैश पोजीशन से रिलेटेड एक कंसर्न भी है। फाइनेंशियली 24 में कंपनी ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ रुपीस नेट कैश पॉजिटिव था। मतलब अगर कंपनी अपने कैश का यूज करके अपने सारे डेट्स पे करती, तब भी कंपनी के पास 1,200 करोड़ रुपीस का कैश बचा रहता। लेकिन फाइनेंशियली 25 तक कंपनी 1,700 करोड़ रुपीस के नेट डेट पोजीशन में आ गया। मतलब कंपनी के डेट्स उसके टोटल कैश से 1,700 करोड़ रुपीस ज्यादा थे। मतलब कंपनी का कैश पोजीशन पहले से वीक है। इस वीकनेस का कारण कंपनी का हाई डिविडेंड पे आउट हो सकता है। लेकिन क्रिसिल ने मेंशन किया कि कंपनी का नेट लेवरेज रेशियो 0.1 टाइम्स है, जो काफी लो है। क्रिसिल ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली 26 में वापस नेट कैश पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी का कॉस्ट एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। फाइनेंशियली 24 में कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन $1,116 था। फाइनेंशियली 25 तक ये नंबर $1,052 तक गिर गया। अपने करंट एक्सपेंशन के थ्रू कंपनी इस नंबर को $950 to $975 पर टन तक रिड्यूस कर सकती है। मतलब इस एक्सपेंशन से कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकती है। कंपनी की फाइनेंसेस में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। इनका इम्पैक्ट कंपनी को फ्यूचर में दिखेगा। फ्यूचर में कंपनी अपने केपेक्स से रिलेटेड दो चैलेंजेस भी फेस कर सकती है, ऑपरेशनल चैलेंजेस और रेगुलेटरी चैलेंजेस। चलिए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल चैलेंजेस। हिंदुस्तान जिंक अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है, लेकिन कंपनी इन ऑपरेशंस में मल्टीपल हर्डल्स फेस कर सकती है। सबसे पहला ऑपरेशनल चैलेंज माइनिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियली 25 में कंपनी ने कुछ सेफ्टी इंसिडेंट्स फेस किए, जिसके कारण कुछ फेटालिटीज भी हुए थे। क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए एक चैलेंज है। नेट जीरो एमिशन एक ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है। हिंदुस्तान जिंक ने भी 2050 तक नेट जीरो टारगेट सेट किया है। कंपनी ने 2026 तक ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस भी 20% तक रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया है। लेकिन एक्सपेंशंस के साथ इन टारगेट्स को मीट करना मुश्किल हो सकता है। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे तो एमिशंस भी बढ़ेंगे, और तो और इनिशियली ये यूनिट्स इनएफिशिएंटली काम करते हैं। इस पीरियड में यूनिट्स के एमिशंस भी ज्यादा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन से वाटर मैनेजमेंट भी कंपनी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। हिंदुस्तान जिंक के करंट ऑपरेशंस 18.5 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर यूज करते हैं। कंपनी काफी टाइम से इस कंजम्पशन को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक इजी टास्क नहीं है, और अब नए एक्सपेंशन के कारण कंपनी का वाटर यूजेज और बढ़ सकता है। राजस्थान जैसे एरिया में ये लोकल वाटर स्कार्सिटी बढ़ा सकता है, और कंपनी के माइनिंग ऑपरेशंस के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। कंपनी का सिल्वर सेगमेंट का प्रोडक्शन भी वीक था। फाइनेंशियली 24 में कंपनी ने 746 मेट्रिक टन सिल्वर प्रोड्यूस किया। फाइनेंशियली 24 में ये नंबर 687 मेट्रिक टन तक गिर गया। कंपनी ने फाइनेंशियली 25 के Q3 कॉन कॉल में इस फॉल का रीजन उनके फर्नेसेस का डिजाइन इनएफिशिएंसी बताया। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियली 26 तक ये इनएफिशिएंसीज रिजॉल्व हो जाएंगे। इस सेम पीरियड के लिए कंपनी ने 700 टन का प्रोडक्शन टारगेट भी सेट किया है। कंपनी का दूसरा चैलेंज है रेगुलेटरी हर्डल्स। नेट जीरो एमिशंस के जैसे ही एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी एक ग्रोइंग मूवमेंट बन रहा है। हिंदुस्तान जिंक एक ऐसे टाइम में अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहा है जब एनवायरमेंटल रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। रिसेंटली माइनिंग लॉज को अमेंड किया गया, जिसमें कंपनीज को स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी और इन पे हायर पेनल्टीज भी लग सकते हैं। ऐसे पीरियड में रेगुलेशंस बार बार अमेंड या चेंज हो सकते हैं। इन चेंजिंग रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए कंपनीज को एडिशनल कॉस्ट्स बियर करने पड़ सकते हैं। मतलब कंपनी के एक्सपेंशन कॉस्ट्स उनके प्लान से ज्यादा हो सकते हैं और उनके फाइनेंसेस पे भी प्रेशर पड़ सकता है। अगर रेगुलेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं और कंपनीज इन चेंजेस के साथ अपने ऑपरेशंस नहीं बदलते, तो इन्हें लीगल हर्डल्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। इन डोमेस्टिक चैलेंजेस के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक के ऑपरेशंस पे जिंक और सिल्वर प्राइसेस का इंपैक्ट भी होता है। रीसेंट यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटीज के कारण इन दोनों मेटल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहे। फाइनेंशियली 25 के एंड तक जिंक प्राइसेस 16% ईयर ऑन ईयर बढ़े और $2,875 पर टन तक पहुंचे। सेम पीरियड में सिल्वर प्राइसेस भी 29% बढ़े और $30.4 पर ट्रॉय आउंस तक पहुंचे। सिल्वर प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और फाइनेंशियली 26 के फर्स्ट 3 मंथ्स में ये $37 पर ट्रॉय आउंस तक पहुंच गए। इन स्ट्रॉन्ग प्राइसेस ने हिंदुस्तान जिंक के फाइनेंशियली 25 के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्राइसेस का एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है। अगर हम जिंक के हिस्टोरिकल प्राइसेस देखें तो ये $2,000 से $3,200 पर टन के आसपास रहते हैं। मतलब जिंक का करंट प्राइस अपने पीक के पास है। कमोडिटी प्राइसेस साइक्लिकल होते हैं, मतलब इस पीक के बाद जिंक प्राइसेस में फॉल आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स इंडस्ट्री साइकिल से मिसमैच हो सकते हैं। मतलब कंपनी अभी केपेक्स में स्पेंड करेगी,
लेकिन इस केपेक्स से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने में 3 to 4 इयर्स लग सकते हैं। तब तक अगर जिंक प्राइसेस गिर गए तो कंपनी का रेवेन्यू लोअर प्राइसेस के कारण वीक हो सकता है और इसे अपना केपेक्स स्पेंड रिकवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। केयरएज की एक रिपोर्ट के हिसाब से लाइसेंसेस, क्लियरेंसेस और कंसेंट रिक्वायरमेंट्स जैसे रेगुलेटरी प्रोसेसेस के कारण यूजुअली माइनिंग एक्सपेंशंस में डिलेज और एक्स्ट्रा कॉस्ट्स लग जाते हैं। लेकिन प्राइसेस का ये साइकिल शायद अभी अपने पीक पर नहीं है, या ये पीक एक्सटेंड भी हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जिंक के लिए डिमांड बढ़ा सकता है। सोलर पावर एप्लीकेशंस के कारण जिंक के डिमांड में 43% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये प्राइस मूवमेंट और ग्रीन एनर्जी के ग्रोथ के फिगर्स प्रोजेक्शंस हैं। रियलिटी में जिंक इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। हिंदुस्तान जिंक करंट मार्केट कंडीशन से कैसे डील करेगा और इसका फ्यूचर कैसे अनफोल्ड होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान जिंक का ये एक्सपेंशन प्लान कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा या लायबिलिटी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।